हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 के सिलेबस अनुसार भारतीय संविधान का संपूर्ण चैप्टर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक कर्तव्य, संविधान की अनुसूचियां एवं उनके विषय, भारतीय संविधान के स्रोत किन किन देशों से लिया गया है, मूल अधिकार, भारत के राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संविधान संशोधन, इसके साथ ही राज्यपाल शासन, इसके साथ जो अन्य एग्जामों पर भारतीय संविधान संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एकात्मक तत्व और दूसरा है संघात्मक तत्व। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, एकात्मक तत्व और संघात्मक तत्व। तो एकात्मक तत्व के अंतर्गत जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं उसमें है एकल नागरिकता, एक सर्वोच्च न्यायालय, एकल संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक संकट, संसद के दूसरे सदन में असमान प्रतिनिधित्व, संघ सूची की सर्वोच्चता और राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। संघात्मक तत्व में भारतीय जो संविधान की विशेषता है उसमें है भारतीय संविधान लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, शक्ति पृथक्करण या वितरण या विकेंद्रीकरण है, शक्ति का विकेंद्रीकरण है, पृथकीकरण है, वितरण है, कठोर संविधान है, द्वि संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें राज्यसभा एवं लोकसभा है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता देख पा रहे हैं, कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कूट से संबंधित अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की कौन कौन से विशेषताएं हैं, इनमें से किन किन विशेषताओं भारतीय संविधान में है। इस तरीके कूट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं भारतीय संविधान की विशेषताएं आप समझ चुके हैं। आइए देखते हैं मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और ये भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, तो बहुत ही एक न एक पॉइंट अवश्य पूछा जाता है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका अनुपालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के नागरिकों में समरसता एवं भाईचारे की भावना का प्रसार करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठवां है भारत की मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां है पर्यावरण अर्थात वन, झील, नदी और वन जीव की रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अंतिम है जो 11वां है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं वो 11 प्रकार के बताए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इसको आपको याद रखना है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें भी कूट से संबंधित प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन सा हमारे मौलिक कर्तव्य है, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं और उनके विषय वस्तु, किस अनुसूची में कौन सा विषय वस्तु शामिल किया गया है। 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय 8 अनुसूची थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है, 12 अनुसूची कर दी गई है। अनुसूची को विषय भी भाग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है।
भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, अब वर्तमान में 12 अनुसूची है, 12 भाग हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो भाग या अनुसूची इसको बोल सकते हैं। पहली अनुसूची में संघ तथा राज्य के क्षेत्र शामिल हैं। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची का विषय जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, टोटल 9 विषयों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें देख पा रहे हैं संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ व प्रतिज्ञा के स्वरूप है। संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों के शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है मुख्य रूप से, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल है, राज्य मंत्री का पद है, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों का शपथ है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, संसद के सदस्यों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों का शपथ, उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं न्याय न्यायाधीशों का शपथ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जो तीसरी अनुसूची है मुख्य रूप से संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ व प्रतिज्ञा को शामिल किया गया है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते को उल्लेख है, और तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ व प्रतिज्ञा को शामिल किया गया है। चौथी अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों से राज्यसभा को आवंटित सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़ करके। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, आर्थिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची इसमें आता है। आठवीं अनुसूची में राजकीय भाषाएं, जिसमें मूल संविधान में 14 और वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, और इस अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आठवीं अनुसूची भाषा संबंधित है, राजकीय भाषा संबंधित है। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार, जिसमें पहला संविधान संशोधन सन 1951 के तहत शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रतिषेध प्रावधान, जिसमें 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, और 12वीं अनुसूची में नगरीय संस्थाओं की व्यवस्था को शामिल किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 29 विषय हैं, और नगरीय संस्थाओं की व्यवस्था के अंतर्गत 18 विषय शामिल है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया है, और नगरीय संस्थाओं की व्यवस्था में 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान की अनुसूची है उनके विषय वस्तु है, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। एक बार पूरा देख लीजिएगा, रिवीजन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर याद करने में आसानी हो जाएगी। एक बार और फिर हम देख लेते हैं। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते को उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा का लिया गया है। चौथी अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों एवं राज्य सभा के जो आवंटित सीटें हैं उसको शामिल किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर असम, मेघालय, त्रिपुरा के लिए अलग से अनुसूची बनाई गई है, जो अनुसूची 6वीं है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन किया गया है, जिसमें आर्थिक नियोजन का विषय और इसके साथ ही समवर्ती सूची आता है। 8वीं अनुसूची राज्य की भाषा संबंधित है, वर्तमान में 22 भाषाएं को शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रतिषेध का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, और 12वीं अनुसूची में नगरीय संस्थाओं की व्यवस्था है। चलिए आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत किन किन देशों से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय संविधान के स्रोत, और अक्सर ये एग्जाम में एक नए क्वेश्चन अवश्य आता है। भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं मुख्य रूप से 10 देशों से लिया गया है।
10 राष्ट्र इसमें शामिल है। 10 राष्ट्रों से भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं 10 राष्ट्रों से शामिल किया गया है। सबसे पहला है अमेरिका। अमेरिका से देखिए कौन सा तथ्य शामिल किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा के पदेन सभापति बनाने का उपबंध, इसके साथ ही संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक कर्तव्य। तो इस तरीके से अमेरिका से जो हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है वो है राष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा के पदेन सभापति बनने का उपबंध, संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक कर्तव्य। ठीक। कनाडा, अगला है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? राज्यपाल का पद, संघीय शासन व्यवस्था और संघ का संविधान। इसके साथ ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक या फिर केंद्रीकृत न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और विधि निर्माण की प्रक्रिया। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की शब्दावली और समवर्ती सूची। रूस या पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है अनुच्छेद 308 के अंतर्गत। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं टोटल 10 देशों से लिया गया है। आइए अब देखते हैं मूल अधिकार, हमारे कौन कौन से मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में लिखा गया है, यह संविधान के मूल अधिकार के अध्याय में लिखा गया है, यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित है, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और इन अधिकारों के विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती है। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं 6 हैं। उसके पहले मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे और 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में जनता सरकार द्वारा 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और इसे अनुच्छेद 308 का में एक विधिक अधिकार का रूप प्रदान किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल अधिकार जो हैं 6 हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। और अंतिम जो है छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब देखिए समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जिसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में किसी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। 16वें अनुच्छेद में है लोक अभियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो इस प्रकार से जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है, जिसमें 23वां में है मानव दुर्व्यवहार व बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है, जिसमें अनुच्छेद 25 में दिया है अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 में धर्म विशेष पर
करारोपण पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण उपासना की स्वतंत्रता। 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 32 है, जिसमें 5 विषय शामिल हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार परीक्षा। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 14 से 32 तक उल्लेखित हैं। आइए अब देखते हैं भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है और भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत के राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 से 61 तक इसमें सम्मिलित है, जिसमें अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल गण, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल, अनुच्छेद 57 में पुनः नियुक्ति, अनुच्छेद 58 में अहर्ताएँ, अनुच्छेद 59 में पदों की शर्त, वेतन व भत्ते, अनुच्छेद 60 में शपथ और अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया, जिसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जिसमें देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए कुल वैध मतों के आधे से अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा दूसरे वैधता क्रम की गणना की जाती है। अनुच्छेद 56 जिसमें कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण तिथि से 5 वर्ष का होगा और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। पूर्वानुमति से प्रस्तुति होने वाली विधेयक जैसे सरकारी विधेयक, नए राज्य निर्माण संबंधी विधेयक, राज्यों के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करने वाले विधेयक भी इसमें शामिल है। अभिभाषण प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में सम्मेलन में लोकसभा के आम चुनाव के पश्चात और संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। केंद्र के मंत्रिपरिषद द्वारा तैयारियां की जाती है। संसद सत्र संबंधी अधिकार अनुच्छेद 85 में सम्मिलित है, जिसमें देखिए संसद का सत्र आहूत करना, सत्रवाहन करता है, लोकसभा का भंग करना, लोकसभा का सत्रवासन करना, राष्ट्रपति संसद के सत्र को स्थगित नहीं कर सकता है, स्थगन सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत नहीं करते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की प्रक्रिया के विषय में नियम लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 118(3) के तहत किया जाता है। क्षमादान की शक्तियाँ जो कि प्रावधान अनुच्छेद 72 में है, क्षमा प्रदान करना एवं अनुग्रह करना है। क्षमा करने ये की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं दी जा सकती है। क्षमादान प्रदान करने का न्यायिक पुनः विलोकन कर सकता है। देखते हैं न्यायपालिका। हमारे भारतीय संविधान में न्यायपालिका को 3 भागों में बांटा गया है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, जो कि हमारे देश में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर उच्च न्यायालय है 18वें नंबर का उच्च न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय जो कि प्रत्येक जिला में होता है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिला है तो हर जिला में एक अधीनस्थ न्यायालय है, कोर्ट है। इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं सबसे पहले, तो हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है, जजों की संख्या है, वो है 34 यानी 34। तो
हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जजों की संख्या कितनी है, तो 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो उनकी नियुक्ति से 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनकी जो वेतन भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रति माह मिलता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2.5 लाख रुपये प्रति माह दिया जाता है। इनका जो नियुक्ति होता है वो संसद के द्वारा होता है और इनकी जो पेंशन है केंद्र की संचित निधि से ही भारित होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होती है वह भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इसके साथ ही राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो। वो त्याग पत्र किसको देंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होंगे, वो अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देंगे। उनको पद मुक्ति किस प्रकार से किया जा सकता है, पदच्युत किस प्रकार से किया जा सकता है, तो वह स्वयं त्यागपत्र दे करके पद मुक्त हो सकते हैं या फिर मृत्यु हो जाने पर। और तीसरा जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। आइए देखते हैं उच्च न्यायालय। तो हमारे देश में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है जो कि 18वें नंबर का उच्च न्यायालय है। देखिए, उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय की तरह एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन इसमें संख्या निर्धारित नहीं है कि कितने अन्य न्यायाधीश होंगे। इनका जो कार्यकाल होगा नियुक्ति से 62 वर्ष तक की आयु तक होगा। जो इनको वेतन भत्ते प्राप्त होंगे वो राज्य की संचित निधि से प्राप्त होंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनको केंद्र की संचित निधि से दिया जाएगा और वहीं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनको राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो देखिए, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको 2.5 लाख रुपए प्रति माह प्राप्त होगा और अन्य न्यायाधीश जो होंगे उनको 2,25,000 रुपये प्राप्त होगी। पेंशन उनको किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो देखिए केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है क्योंकि त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो उनको वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से प्राप्त होगा, लेकिन जो पेंशन है वो केंद्र की संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, लोअर कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय जो जिला न्यायालय होता है उसमें कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इसके साथ ही राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता में पारंगत होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे और वो अपना स्वयं त्यागपत्र देकर पदच्युत हो सकते हैं, पदमुक्त हो सकते हैं या फिर मृत्यु हो जाने पर या महाभियोग जैसी प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पदमुक्ति हो सकते हैं, पदमुक्त हो सकते हैं। आइए देखते हैं अब जो निम्न कोर्ट होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है जो कि प्रत्येक जिले में होता है, सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में होता है अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनका नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो इनकी नियुक्ति जो है कार्यकाल जो है नियुक्ति से 60 वर्ष तक की आयु तक होगी। इनको जो वेतन प्राप्त होगा वो राज्य की संचित निधि से प्राप्त होगा, हर माह 2,25,000 रुपये। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगा और जो पेंशन प्राप्त होगा राज्य की संचित निधि से प्राप्त होगा। जो कोर्ट होता है जिला न्यायालय, इनकी यहाँ पर न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो तो राज्यपाल उसे न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे और अपना स्वयं त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं मृत्यु हो जाने पर या फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा इनको पदमुक्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं राज्यपाल, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, संविधान में शामिल किया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है राज्यपाल की नियुक्ति।
संसदीय व्यवस्था होने के कारण राज्यपाल राज्य की समस्त कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। विधानसभा के सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम जो विनिश्चय राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के पदनाम से राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका सत्ता का वास्तविक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। सरोजिनी नायडू भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। इसको आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 153 से 156 तक उल्लेखित है, जिसमें 153 में राज्य का राज्यपाल, 154 में कार्यपालिका शक्तियाँ, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल का वर्णन किया गया है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। सबसे पहले देखते हैं कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या स्वतंत्र संवैधानिक कार्यकाल है, जब तक चाहे राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और संसद अथवा विधानसभा का सदस्य ना हो। उसकी जो शक्तियां हैं अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, विधानमंडल के दोनों में से किसी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी किया जाता है। जब जब विधानसभा विघटित हो, राज्य विधानसभा का अधिवेशन ना चल रहा हो, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, किंतु यह राज्यपाल का स्वीवेक शक्ति नहीं है। सविवेक शक्तियाँ क्या क्या है? तो राज्यपाल की वह विवेकाधिकार शक्ति जिसका प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, उन्हें सविवेक शक्तियाँ कहते हैं। जिसमें है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, अनुच्छेद 201 के अनुसार, राज्य सरकार के विषय में राष्ट्रपति को समय समय पर प्रतिवेदन भेजना, राज्य विधानमंडल को संदेश भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देना, राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देना, अर्थात राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। इसके साथ ही जो सविवेक शक्तियां नहीं हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्रियों को पदमुक्ति करना, महाधिवक्ता की नियुक्ति पदोन्नति, क्षमादान शक्ति का प्रयोग करना, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो ये सविवेक शक्तियां नहीं हैं। विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो हो, राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, वह विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है। यदि वह विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तो वह कुछ सुझाव सहित विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है। वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। वह एक संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल में वापस भेज सकता है। यदि राज्यपाल विधेयक के प्रावधानों से सहमत नहीं है तो वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास संदर्भित कर सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित कर सकता है। उम्मीद करता हूँ राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं आप समझ चुके होंगे। अब आइए देखते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल किए गए हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो देखिए, जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी उनमें कौन कौन से थी, जो कि 8वीं अनुसूची का प्रावधान था, जिसमें पहला था मलयालम, दूसरा तमिल, तीसरा कन्नड़, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, बंगला, असमिया और हिंदी। तो इस प्रकार से जो मूल संविधान थी उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। इसके बाद 15वां जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़े गए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली।
इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा और जुड़ गया, जिसमें मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली था। तो अगर इतना आपको याद करना है, 8 भाषाएं आप याद कर लेंगे तो 14 भाषा आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा, कुकड़ी, मणिपुरी और नेपाली। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं संविधान संशोधन, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है संविधान संशोधन, और इससे रिलेटेड हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो बहुत ही संक्षिप्त में एकदम हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उनको देखने वाले हैं। सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ सन 1951 में हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि संबंधी कानूनों को चुनौती नहीं दी गई। भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ सन 1951 में हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा 1952 दूसरा जो है 1952 लोकसभा के लिए राज्यों के प्रतिनिधित्व का। तीसरा 1954 में समवर्ती सूची में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान में चौथा संशोधन 1955 निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी राज्य की शक्ति। 13वां जो है 1962 में इस संशोधन के तहत असम से नागालैंड को पृथक राज्य बनाया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969 मेघालय राज्य की स्थापना संबंधी प्रावधान किए गए। 24वां गोलकनाथ मुकदमा जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं संविधान संशोधनों को हम देख रहे हैं। 39वां संविधान संशोधन सन 1975, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त भी कर दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ही महत्वपूर्ण है। लघु संविधान इसे कहा जाता है। कुल 59 अनुच्छेद परिवर्तन किए गए, जिसमें समवर्ती सूची शिक्षा को शामिल किया गया। वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अगला देखते हैं 44वां संविधान संशोधन, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही लगाया जा सकता है। आंतरिक आपात, यह संशोधन जनता सरकार सन 1977 से 79 द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया गया था मूल अधिकार से। आगे देखते हैं 81वां संविधान संशोधन 1989, वैक्स मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। फिर है 89वां संविधान संशोधन 1991, NCR दिल्ली 70 सदस्य विधानसभा में और 7 सदस्य मंत्रिपरिषद में इसको संशोधन किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था, हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015, बांग्लादेश में भूमि अंतरण। 101वां संविधान संशोधन 2016, वस्तु कर एवं सेवा अधिनियम GST को जोड़ा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं और जो विभिन्न स्रोत है, संवैधानिक प्रावधान हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भारतीय संविधान से संबंधित है, जिसमें देखिए अनुच्छेद 52 जो कि राष्ट्रपति का पद इसमें उल्लेखित है, जिसकी नियुक्ति अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, पदमुक्ति महाभियोग द्वारा, शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश लेते हैं। इनका कार्यकाल जो है 35 वर्ष से होता है 5 वर्ष तक। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है। अप्रत्यक्ष चुनाव, राज्यसभा के समान बहुमत एकल मत प्रणाली द्वारा, शपथ राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनके जो कार्यकाल होता है
5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में बहुमत साबित न होने पर पदमुक्त किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति इनका शपथ दिलाते हैं। 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 163(1), बहुमत दल के नेता को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधानसभा में बहुमत साबित न होने पर पदमुक्त किया जा सकता है। इनका जो शपथ ग्रहण है, शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। राज्यपाल अनुच्छेद 153 में वर्णित है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और पद मुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने कार्यकाल पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक सामान्यतः 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। अगर बीच में अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहें तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इनका जो शपथ है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा सदस्य की नियुक्ति होती है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, और अपना जो त्यागपत्र है सभापति को त्यागपत्र देते हैं। सभापति इनको शपथ दिलाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा सदस्य, इनका जो नियुक्ति होता है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। प्रोटेम स्पीकर इनको शपथ दिलाते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, अनुच्छेद 171 सभापति द्वारा शपथ दिलाते हैं। त्यागपत्र भी सभापति को ही देते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आइए देखते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस प्रकार से लगता है, तो राष्ट्रपति शासन को जो उपनाम है उसको राज्य आपातकालीन बोलते हैं या फिर संवैधानिक संकट में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। मंत्रिमंडल की सलाह लेता है। राष्ट्रपति ऐसे परामर्श पर मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित वित्तीय संकट संसद के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसी कारण 2011 में भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 324 इस अनुच्छेद के तहत सभी निर्वाचक कार्यों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण जो है निदेशक या नियंत्रण का कार्य करता है। इसकी जो सदस्य है 3 सदस्य हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो मत देने का अधिकार होगा। चुनाव में उम्मीदवार की अयोग्यता संबंधी विवाद पर विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना है। लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सहमति से निश्चित करता है। विश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा, सत्रवासन द्वारा, विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। संघ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर अध्यक्ष सदन में प्रथमतः मत देता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा सदस्य अपने मूल पद का वेतन प्राप्त नहीं करता है। लोकसभा के अधीन जो शामिल समिति हैं जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति, शहरी विकास समिति और श्रम संबंधी समिति। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का संपूर्ण निचोड़ हमने देखा। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।